हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं जितने भी पिछले लास्ट ईयर के सवाल हैं मैंने इसमें सारे ऐड कर लिए हैं और कुछ एडिशनल भी पॉइंट है वो भी मैंने शामिल कर लिए हैं, तो इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले देखते हैं 5 ईयर प्लान क्या है। 5 ईयर प्लान 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजना आयोग द्वारा, अब इसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है। पहले योजना आयोग था, उसके द्वारा तैयार की गई थी। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करती है, जो परमिशन देती है फाइनली वो कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, वो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करती है, परमिशन देती है। इसके अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर यह सरकारी योजना बन जाती है। अब पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य देख लेते हैं, इनका नीड क्यों हुआ। तो सबसे पहले था आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता। आपने देखा होगा 5 ईयर प्लान में थर्ड 5 ईयर प्लान में आत्मनिर्भरता के बारे में बोला गया। आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, विकास और समानता, ये इसके क्या है? लक्ष्य है। भारत ने सोवियत संघ, इसको पहले USSR कहते थे, से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया है। तो ये भी पूछा गया है, ये पंचवर्षीय योजनाओं को कहाँ से लिया गया है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो ये रूस से। सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। तो इसका हम जनक कह सकते हैं, वो कौन है? जोसेफ स्टालिन है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में देख लेते हैं कि पदेन सचिव, एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी नीति आयोग के सचिव होते हैं। तो ये पूछा गया है, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है उसका जो पदेन सचिव होता है वो नीति आयोग के सचिव, यानी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। तो नीति आयोग ने बनाया है तो उसका पदेन सचिव, उसका नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 5 वर्षों के अल्पकालिक उद्देश्यों के साथ साथ 20 वर्षों की लंबी अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को परिप्रेक्ष्य योजना कहा गया। तो ये पॉइंट पूछा गया है। एक 5 ईयर प्लान तो और कोई जानता है, लेकिन एक परिप्रेक्ष्य योजना पर्सपेक्टिव प्लान भी था, वो 20 ईयर्स का था। देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। तो ये इसका मॉडल पूछा गया है। मैंने तो ये ऐसे याद किया था, आप याद कर सकते हो, होमेज से मैंने याद किया था। H से हो जाएगा हेराल्ड डोमर, और M से हो जाएगा महालनोबिस, और G से हो जाएगा गाडगिल। आप जो भी ट्रिक आपको अच्छा लगा याद कर सकते हो। तो पहला जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित KN राज ने इसकी प्रस्तावना तैयार की थी। इसका लक्ष्य था कृषि क्षेत्र की, सबको याद होगा जो कृषि है उस पर जो फोकस किया गया था। जो पहला पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना जो बिजली और परिवहन सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित थी। बिजली और परिवहन सहित बुनियादी ढांचे, तो इसमें बुनियादी ढांचा जो है देखा जाए तो हमारा प्राथमिक सेक्टर जो है वो हमारा इकोनॉमी का बुनियादी ढांचा है, हालांकि अब उसका जो है रेशियो कम हो गया है। उपलब्धियां, कृषि उत्पाद में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में 1.8% की वृद्धि की अपेक्षा कीमतों में स्थिरता।
कीमतों में स्थिरता। फिर है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये आपको 4th 5 ईयर प्लान में भी दिखेगा, तो ये परिवार नियोजन और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कौन है? यूजीसी। यूजीसी वही है जो CSIR नेट को कंडक्ट करवाती है। यूजीसी CSIR नेट। फिर है इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना हुई। बांकड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। बांकड़ा, नागल, मैटूर और हीराकुंड, तीनों इम्पोर्टेंट है और तीनों आया हुआ है बांकड़ा, मैटूर और हीराकुंड। इन तीनों परियोजनाओं की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? तो आप कहोगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। देखते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए अंतःप्रेरणा का उदय निर्धनता और आय संपत्ति अवसरों की समानता से होता है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो कथन पूछा गया है, ये किससे संबंधित है? इसको समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इसमें ये कह रहा है जो वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए अंतःप्रेरणा का उदय। अंतःप्रेरणा का उदय कैसे होता है? परिवर्तन के लिए अंतःप्रेरणा का उदय निर्धनता और अवसरों की समानता से होता है। तो निर्धनता और आय संपत्ति अवसर जो है सभी के लिए समानता होना चाहिए, तभी इसका क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन और जो भी आर्थिक परिस्थिति है उसमें परिवर्तन होगा। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो इंडिया है उसमें पहला पंचवर्षीय योजना आया था, तो उसमें क्या था? हम कुछ चेंज करें, कुछ हम थोड़ा अच्छा करें और आय संपत्ति उसका जो है समानता लाएं। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में था। इसका लक्षित विकास दर क्या थी? 2.1, लेकिन इसने प्राप्त किया 3.6%। तो ये योजना सफल हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, महालनोबिस मॉडल पर आधारित, जिसे रूस के उद्योग मॉडल से प्रेरणा मिली। तो पंचवर्षीय योजनाओं को रूस से अपनाया गया, लेकिन ये भी पॉइंट एक और, महालनोबिस मॉडल पर आधारित जिसे रूस के औद्योगिकरण से, तो औद्योगिकरण मतलब इसमें उद्योगों पर ज़्यादा फोकस किया गया। उद्योगों के तीव्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता की अपेक्षा की प्राप्ति की। खादी और ग्राम उद्योग आयोग, इसकी स्थापना की गई। संसद द्वारा पारित एक अधिनियम खादी और ग्राम उद्योग आयोग 1956 के तहत हुई। और देख लेते हैं समाजवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना, जिसका कांग्रेस ने अवार्डी अधिवेशन अनुमोदन किया था। एक अधिवेशन हुआ था अवार्डी, उसमें क्या था? समाजवादी जो व्यवस्था है उसको बढ़ावा देना था और इसको कांग्रेस की सरकार थी तो उसका अनुमोदन किया। जो जिस पॉइंट में हाईलाइट नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में इतना रिपीट नहीं हुआ है या फिर पूछा नहीं गया। लेकिन जो ये इस तरीके का जो कलर है ब्लू कलर का पर्पल, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। तो 3 उद्योग थे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। तो राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ये यूके के सहयोग से, भिलाई रूस सोवियत संघ के सहयोग से और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना इस अवधि में की गई।
परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। अब इसका देख लेते हैं लक्षित विकास दर। तो लक्षित ज़्यादा पूछा जाता है, लक्षित कितना था, तो इसका 4.5 था और इसने प्राप्ति की थी 4.2%। अब एक बार पीसी महालनोबिस के बारे में देख लेते हैं। पीसी महालनोबिस एक प्रमुख वैज्ञानिक और सांख्यविद थे जिन्हें भारत में सांख्यिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, महालनोबिस का जन्म 1893 को कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी अब पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। महालनोबिस दूरी नामक सांख्यिकी माप का विकास किया। भारत योजना आयोग के वास्तुकार, योजना आयोग का वास्तुकार कौन था, वो भी कौन था, महालनोबिस था। तो ये स्टैटिक्स से रिलेटेड है। सांख्यिकी का जनक और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, महालनोबिस ने। एक और पॉइंट है वी के, मुझे याद आ गया, RV राव। ये कौन है, इसने वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का गणना किया था और ये पहली बार किया था। तो ये पूछा गया है किसने वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का गणना किया, तो वो है VK राव। थर्ड 5 ईयर प्लान है 1961 से 1966। ये देखो ईयर भी है ना, याद रखना है। याद क्या, आपको एक सीक्वेंस पता हो तो आप, जैसे अगर पहली पंचवर्षीय योजना 51 से है तो वो 51 से +5 कर दो, इसमें 56, फिर इसमें +5 कर दो, ये हो जाएगा 61। तो ये 61 से 66 गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। प्रमुख उद्देश्य कृषि था इसका, पहले कृषि था, फिर उद्योग, फिर से कृषि पर आ गया और इसमें आत्मनिर्भर का पॉइंट भी शामिल था। लेकिन ये योजना जो है इतना सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस क्या, ये फेल हो गया। उसका रीज़न है, एक तो चीन युद्ध हुआ था और एक भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 और भीषण सूखा भी पड़ा था। तो ये तीनों रीज़न आपको याद होना चाहिए क्यों असफल हुई। अब इन परिस्थितियों को सरकार को 1966 में रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा। अब देखो ये क्या होता है, ये इस टॉपिक का है नहीं, ये पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं हम, तो इसके लिए आपको पूरा बताना पड़ेगा। अवमूल्यन का मतलब बेसिकली आप जान लो, जो रुपए का वैल्यू है वो बिल्कुल कम हो गया। और इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं इसकी वजह से जो है महंगाई भी इंक्रीज हो जाती है। अब देखो अवमूल्यन से क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। ऐसा क्यों, ये पूछा गया है एग्जाम में, हम स्पेशली देखेंगे। रुपए का अवमूल्यन 3 बार किया गया था, वो फिक्स एक टॉपिक बन जाएगा। तो इससे निर्यात को बढ़ावा कैसे मिलता है, देखो निर्यात को बढ़ावा देने से क्या होता है, अगर हम निर्यात करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो विदेश में जाएगा। ये फॉरेन वाले जो है इसको बाय करेंगे। वो बाय क्यों करेंगे, क्योंकि उनका मुद्रा स्ट्रॉन्ग है और हमारा मूल्य क्या है, सस्ता है। तो इसके लिए वो है निर्यात करते हैं। और वैसे भी हम निर्यात करें तो हमारा जो पार्सल इधर से जाएगा और उधर से डॉलर या फिर विदेशी मुद्रा आएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग मनी आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मनी आएगा मतलब निर्यात बढ़ाने से एक विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आती है। तो इससे हमारा जो बैलेंस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, वो बन जाता है, क्योंकि हमारे पास रुपए का कमी था जो पावरफुल हो। हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की भारत में शुरुआत किस योजना में हुई थी, तो थर्ड 5 ईयर प्लान। भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो ये भी पॉइंट है, आया हुआ है, याद होना चाहिए। MS स्वामीनाथन सबको याद होगा शायद। वर्ष 1965 में आनंद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना। अब देखो ये जितने भी पॉइंट है यहाँ तक ये कुछ हाईलाइट नहीं है,
तो इनको आप स्किप कर सकते हो। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960, 1962, ऐसे इतना टाइम भी नहीं है जो इन सबको पढ़े, इसलिए आप डायरेक्ट जो है इन पर आ सकते हो। तो राष्ट्रीय कृषि डेयरी हो गया। 1962 में अविका नगर में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना। अब देखो ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन ये एग्ज़ाम कौन सा है वो मैटर करता है। अगर कोई एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी का अच्छा खासा वेटेज है, तो ये वहाँ पर काम आएगा। फिर ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 में चलाया गया। गहन मवेशी विकास परियोजना 1964। अब देखो ये जो फेल हो गई, तो इसके बारे में नेहरू ने कुछ कहा था, उसको देख लेते हैं। योजना वांछित लक्ष्यों, जो हमारे लक्ष्य हैं के प्रति एक सतत आंदोलन है। भाई हम आंदोलन तो करते हैं, जो भी लक्ष्य होता है उसके प्रति एक आंदोलन सा चलता रहता है। ये हमें लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसा आंदोलन चलता रहता है। ये कथन उन्होंने तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ में किया था। बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक राउरकेला हो गया, एक भिलाई हो गया, और तीसरा देखो ये राउरकेला जर्मनी हो गया, भिलाई हो गया रूस, और एक था ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा था, दुर्गापुर। ये तीनों याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, और भिलाई हो जाएगा झारखंड में। ये स्पेस भी जो है, प्लेस भी जो है याद होना चाहिए। 1964 में यूटीआई और आईडीबीआई की स्थापना की गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। इसका लक्षित जो था 5.6% था, और ये फेल हो गया। बस इसका ये पूछा नहीं गया है, बस इससे ये पूछा गया है ये फेल हुआ, सफल हुआ, तो ये फेल हो गया। पहली 3 वार्षिक योजनाओं के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सिंपल सा सवाल है। और अगली जो 3 आएगा 4, 5 और 6, इसके दौरान जो प्रधानमंत्री आएगा वो इंदिरा गांधी आएगा। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। फिर उसके बाद राजीव गांधी, फिर पीवी नरसिम्हा राव, आगे ऐसे आते जाएंगे, अभी देखेंगे हम। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जब विनिमय दर, ब्याज की शक्तियाँ, एक के बार मूल्यह्रास देख लेते हैं। अब देखो मूल्यह्रास और अवमूल्यन दोनों एक ही है। रिजल्ट दोनों में क्या होता है, मूल्य का वैल्यू घटता है, लेकिन ये मार्केट द्वारा तय होता है। जो मूल्यह्रास है ना, वो मांग और आपूर्ति के नियम के द्वारा निर्धारित होता है। और जो मूल्यह्रास उसमें भी रुपए का वैल्यू भी तो घटता है, इसमें मुद्रा का वैल्यू घटता है। लेकिन जो अवमूल्यन है, अवमूल्यन में क्या होता है, अवमूल्यन में हमारी जो सरकार है वो करती है ये काम। ठीक है, मुद्रा का मूल्य घटता है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अवमूल्यन एक प्रशासनिक निर्णय होता है। अभी मैंने बताया अवमूल्यन क्या होता है, एक सरकार के द्वारा किया जाता है। 3 वार्षिक योजना देख लेते हैं, और जिनको योजना अवकाश, भाई फेल हो गया सब कुछ, युद्ध कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स भी तो चाहिए, तो एक अवकाश दे दिया। 1966 से 1969, ये क्या है, ये है 66 से 77, फिर 77 से 78, 66 से 67 से 68, और 68 से 69। ये एक साल की योजना बनाई गई। ठीक है, इसमें योजना बनाएगा। तीसरा पंचवर्षीय योजना की असफलता, आर्थिक अस्थिरता, भीषण सूखे के कारण अगली पंचवर्षीय योजना को विराम दिया गया, और उसके स्थान पर 3 वार्षिक योजना, ठीक है, 3 वार्षिक योजनाएं का संचालन किया गया। इसके सलाहकार कौन थे, गाडगिल थे। भारत ने 3 मुख्य अवसरों पर रुपए का अवमूल्यन किया। देखो ये थोड़ा मैंने ले लिया पॉइंट, वैसे इसका है नहीं, लेकिन देख लेते हैं एक बार। आमतौर पर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, इसको हम अलग टॉपिक में पढ़ लेंगे।
गंभीर आर्थिक संकटों और भुगतान संतुलन के मुद्दों को हल करने के लिए। देखो 3 बार किया गया था मूल्यन, एक 1949, 1949 में पाउंड स्टर्लिंग के साथ ये क्या है, ये उस समय ये थी ब्रिटेन की ये क्या है, मुद्रा है, करेंसी है, उसके साथ तालमेल। अब ये तालमेल क्या है, अब देखो ऐसे कहते हैं ना, $1 जो होता है, डॉलर का सिंबल ऐसा रहता है कुछ एस और एस के ऊपर लाइन, $1 80 रुपये के बराबर है। तो ये बराबर नहीं है ना, तालमेल नहीं है। लेकिन उस समय हमारा जो था वो ब्रिटेन की मुद्रा और हमारा इंडिया का जो रुपये था वो लगभग समान था। लेकिन जब 1949 में ब्रिटेन ने अपना मुद्रा का एक तरीके से अवमूल्यन किया या फिर उसमें चेंज क्यों किया, क्योंकि 1949 आप जानते हो ये वर्ल्ड वॉर के बाद का समय है, तो उनका इकोनॉमी थोड़ा डाउन हुआ, तो उसकी वजह से ये किया। फिर हमने भी कर दिया तालमेल, एक बिजनेस में तालमेल होना चाहिए ना, तो उसके लिए फिर 1966 में किया गया, युद्ध हुआ भारत पाक, भारत चीन और सूखा। फिर 1991 में आर्थिक संकट, भुगतान संतुलन, आपको पता होगा आर्थिक नीति भी आई थी 1991 में, ठीक है, तो ये अलग टॉपिक है। चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। मैंने आपको बता दिया ना, पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अगली 3 चौथी, 5वीं, 6ठी वो आ जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, 3 के बाद एक योजना अवकाश था, फिर से हम चौथी पंचवर्षीय योजना पर आ चुके हैं। 1969, ये देखो पूछा जाता है, अब यहाँ पर योजना अवकाश जो है 1966 से 1969 है। फिर एक अनवरत योजना आएगा 1978 से, ये रहा रोलिंग प्लान 1980। ये जो है 3 जो है ब्रेक है एक तरीके से, पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद फिर चौथी और 5वीं के बाद, इस तरीके से जो बीच में ये योजनाओं को भी याद रखना है। गॉडगिल मॉडल पर आधारित स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, स्थिरता के साथ विकास। भाई बहुत दौड़ लिए, हमें अब रिलैक्स कर लिया, अब रिलैक्स हम आरामी से चलेंगे, क्योंकि युद्ध भी तो क्या, रिलैक्स कर लिया, अब स्थिरता के साथ धीरे धीरे करेंगे। और आत्मनिर्भरता की, भाई आत्मनिर्भर हम नहीं हो पाए थे थर्ड में, तो फिर से हम आत्मनिर्भरता की बात करने वाले हैं। योजना के 2 दोहरे उद्देश्य थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्थिरता के साथ चलेंगे और आत्मनिर्भरता। जो हमारा थर्ड में जो था वो आत्मनिर्भरता कैसे, कृषि में थोड़ा महत्व देना, इस प्रकार से आत्मनिर्भरता की बातें इस योजना में की गई। पिछड़े क्षेत्रों का तीव्रता से विकास करना, हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन। देखो जो शुरुआत की गई थी वो थर्ड में की गई थी, लेकिन उसका एक तरीके से रिजल्ट कहे तो हम वो 4th में आया था। सामाजिक न्याय के साथ विकास, इस योजना में भारत की कृषि विकास दर सर्वाधिक रही। देखो आत्मनिर्भरता का बोला है, और आत्मनिर्भरता हरित क्रांति से हुई थी। फिर एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ कृषि की बहुत बातें हो चुकी हैं, अब एक बार बैंक की ओर देख लेते हैं। अब आपको देखो यहाँ पर क्या था, 1966 है ना, उसमें अवमूल्यन किया गया, और उसी प्रकार ये रुपए से भी रिलेटेड एक और पॉइंट है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हुआ था, ये तो याद होगा। तो इसमें लास्ट में 4 है, मतलब ये 4th 5 ईयर प्लान में किया गया था। ये राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। तो ये पूछा गया है 1969 को। इस योजना के दौरान परिवार नियोजन को अपनाने में, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में शुरुआत की गई थी, उसको अपनाने में वृद्धि किसमें हुई, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब देखो परिवार से आप रिलेट कर सकते हो, अगर रुपए होगा तो हमारा परिवार चलेगा, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब एक तरीके से रुपए से रिलेटेड है।
और इसलिए मतलब रुपए अगर बढ़िया हो तो हमारा परिवार का नियोजन भी किया जा सकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना वह चरण था जिसने परिवार नियोजन का एक बड़ा सरकारी आंदोलन बना दिया, जिसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो इसमें जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, परिवार नियोजन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। परिवार नियोजन को आप एक तरीके से आत्मनिर्भरता से भी रिलेट कर सकते हो। वो कोई परिवार को नियोजित कैसे करता है उससे रिलेटेड है। वर्ष 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और एक और पॉइंट है, जो युद्ध हुआ था वो थर्ड 5 ईयर प्लान में हुआ था, लेकिन एक और युद्ध हुआ था 1971, ये चौथी पंचवर्षीय योजना, मतलब वो अब भी शांत नहीं बैठा है। 1965 में तो कर ही लिया, फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में भी वो हमारे विकास में अड़चन डाल रहा था पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ पॉइंट और है, इसको आप देख सकते हो। प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1968 पारित। ऑपरेशन फ्लड सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू। परिवार नियोजन के कार्यान्वयन पर बल, ये फिर से वही आ गया। 1944 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे हो गए इम्पोर्टेंट। लक्षित देख लेते हैं। 5.6 वास्तविक प्राप्त दर, ये जो है कम रह चुकी है। ठीक है, तो थर्ड भी फेल हुई थी एक तरीके से, अगर वैसा देखा जाए कम है। तो ये क्या था, फोर्थ भी फेल हो चुकी है। पहली दूसरी ही अभी तक सक्सेस में है। मेरे अकॉर्डिंग ये 5 ईयर प्लान को ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ओनली 4 ईयर्स, ये मैंने स्पेशल लिखा है। ठीक है, स्पेशल लिखा है ओनली 4 ईयर्स। 4 ईयर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर सरकार चेंज हो चुकी थी 1978 के बाद। मोरारजी देसाई आया था शायद, अभी हम देखेंगे। फिर मोरारजी देसाई भी हट गया, उसके स्थान पर चरण सिंह आया था। तो ये जो है एक तरीके से, यहाँ से थोड़ा अभी पहले इसको देख लेते हैं। ओनली 4 ईयर्स, ओनली 4 ईयर्स। सी सुब्रमण्यम द्वारा लिथोटिक मॉडल, प्रत्यक्ष आर्थिक विकास वृद्धि का मॉडल अपनाया गया था। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 20 सूत्री कार्यक्रम। एक 20 सूत्री कार्यक्रम की स्टार्टिंग की गई थी इसमें। दो इम्पोर्टेंट है, एक नहीं दो क्या, इसमें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन। देखो आत्मनिर्भरता तक तो हो गया था हमारा फोर्थ, लेकिन अब जो है आत्मनिर्भर थोड़ा बहुत बन चुका है। अब थोड़ा गरीबी पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गरीबी उन्मूलन जो है सबसे इम्पोर्टेंट था, और 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसका प्रारूप किया गया, इसे डीपी धर ने तैयार किया था। तो ये पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है डीपी धर। तो डीपी धर का रिलेशन किस पंचवर्षीय योजना से है, तो 5वीं पंचवर्षीय। देखो मैंने आपको बता दिया है, पहली 3 को तो हमने याद कर लिया था, किससे, होमेज से। हेराल्ड डोमर हो जाएगा, एम से मालनोबिस हो जाएगा, जी से गार्डगिल हो जाएगा। और 5 ईयर जो है, फोर्थ में भी जो है वो गार्डगिल था, लेकिन उसमें क्या था, एक बार देख लेते हैं। गार्डगिल मॉडल पर आधारित था, लेकिन कहते किसे, गार्डगिल योजना, वो थर्ड को कहते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। एक बार मैं देख लेता हूँ, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। गार्डगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, सही है यहाँ तक। फिर 5 ईयर प्लान आया, डीपी धर आया भाई, डीपी धर आया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, पूर्व इंदिरा गांधी ने दिया था। शायद हमने एक पॉइंट पढ़ा था, 1971 में गरीबी का पहला नारा दिया गया था,
ये पूछा नहीं गया है लेकिन मैंने इसमें शामिल कर लिया है। फिर उसको अपनाया किस में गया था, 5th। तो 5वीं जो है 5 साल नहीं चली थी, वो 4 साल चली थी। 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन और गरीबी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अब गरीबी में कितना न्यूनतम किसी को चाहिए, उसके लिए एक प्रारूप तैयार किया गया और इसे डीपी धर ने तैयार किया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। हम पढ़ रहे हैं पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जवाहरलाल नेहरू, फिर अगली 3 मतलब 4, 5, 6 कौन था, इंदिरा गांधी। आत्मनिर्भरता की प्रस्तुति हेतु वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा दिया, रोजगार बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन पर बल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का प्रारंभ वर्ष 1975 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का आरंभ किया गया। तो ये कुछ अदर पॉइंट है, इनको देख सकते हो। लक्षित वृद्धि दर 4.4 थी और वास्तविक प्राप्त हुई 4.8, मतलब सफल हो चुकी है ये। और थर्ड और जो 4 थी वो असफल हुई थी। थर्ड तो हुई थी असफल, तो 4th, 6 और 5, तो यहाँ पर ये 5th कर सकते हो, ये थोड़ा क्रम चेंज हो चुका है। 4, 5, 6 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी था। अब ये 1978 तक चली थी, यहाँ पर आप देख सकते हो 1974 से 1978। तो 1978 से 1980 मतलब 2-3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद एक अवकाश ले लिया हमने। फिर चौथी 5वीं आई, 5वीं भी 1 साल पहले ड्रॉप कर दी गई। फिर रोलिंग प्लान आ गया। ये करना क्या चाहते हैं भाई, यही तो हमारे देश की प्रॉब्लम है। सरकार चेंज होती है, पिछली योजनाओं को वो मिटाना चाहते हैं, ऐसा नहीं उसमें सुधार करें। तो इस योजना को जनता पार्टी, अब जनता पार्टी की सरकार बनी है पहली बार, अब देखते हैं वो क्या करती है, क्या करेगी। वो रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस करेगी। और इसका प्रतिपादन किया था गुन्नार मिडल ने। तो इसका प्रतिपादन गुन्नार मिडल ने किया। रोलिंग प्लान से अभिप्राय एक ऐसी योजना है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से, मतलब एक तरीके से वो जो था हमारा योजना अवकाश उसी से रिलेटेड है। इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष के लिए योजना प्रस्तुत की जाती थी। और इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और चरण सिंह थे। इन दोनों में मतभेद भी हुआ था, फिर इनकी सरकार बदल गई, फिर से हमारा इंदिरा गांधी आ चुका है। यहाँ से देखो 1978 से 1983, मतलब 78 में वो बंद हो चुकी थी 5 ईयर प्लान, और 1978 से 83 ये योजना चलती। रोलिंग प्लान जो है इतना चलता, लेकिन 1980 में जो है सरकार चेंज हो चुकी है और 1980 से 85 की योजना से बदल दिया गया। मतलब 1980 में इसको भी ड्रॉप कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, जिससे छठी पंचवर्षीय योजना को प्रभावी रूप से अलग अलग अवधियों, देखा जाए तो 1978 में मतलब 1979 तक चलती 5 ईयर प्लान, 1 साल और, मतलब 1979 में हमारा छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना 1985 से शुरू हुई है। मतलब इसको पहले लीड किया था किसने, जनता पार्टी ने, और अब लीड करेगा इसको कांग्रेस। तो 2 सरकारों द्वारा लॉन्च किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना को। आगत निर्गत मॉडल का विस्तार, कृषि उद्योगों में तीव्र विकास दर 80 से 85, ये इसका देख लेना है। गरीबी निवारण, रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई।
अब देखो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये उसमें भी था, अब भाई जो सरकार है फिर से उसको इंट्रोड्यूस तो करेगी, तो इसमें भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 100 दिनों का रोजगार प्रस्तुत करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एक और देखो ये 3 कार्यक्रम रोजगार के ऊपर रोजगार, ठीक है। तो छठी में रोजगार के ऊपर, भाई गरीबी उन्मूलन को करना है खत्म, तो भाई ये तो लाना पड़ेगा रोजगार, कुछ तो करना पड़ेगा। तो गरीबी उन्मूलन 5th में था। अब उसको ख़त्म करने के लिए देखो 5 साल लग गया, 5 साल ये सोचने में लग गया ये ऐसा योजना आना चाहिए। तो ऐसे ही सरकार का काम धीरे धीरे होता है। 1980 ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करना, गरीबों को न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराना। भारत बाद में यह योजना कई अन्य कार्यक्रमों के साथ विकसित होकर आज की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तक पहुंच चुकी। तो NREP जो थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एक था भूमिहीन और एक था ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता था। इसका भी आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भरता 3rd में भी था, और 3rd में जो फेल हो गया तो वो 5th में भी इंट्रोड्यूस किया गया, फिर वो ये 6 में भी आ चुका है। क्योंकि अभी हम रोजगार ही तो दे रहे हैं, तो आत्मनिर्भर बने नहीं हैं अभी हम, इसलिए आत्मनिर्भरता इसमें प्राप्त करना था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, चौथी में हुआ था 14 और यहाँ पर 6। शिवरामन समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना 1982, ये ईयर ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ एक एग्जिम बैंक है, उसका भी स्थापना की गई। लक्षित दर थी 5.2 और वास्तविक प्राप्त दर 5.7%। देखो ये पूछा गया है लक्षित वृद्धि दर, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। लेकिन इसको आपको जो है ना सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंस देना है इसको, क्योंकि डाटा है 5.2%। ऐसे आप 12 पंचवर्षीय योजनाओं का विकास दर याद नहीं कर सकते। 7वीं पंचवर्षीय योजना, अब देखो इसमें क्या है, एक ये वाला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, भोजन कार्य उत्पादकता, भोजन कार्य उत्पादकता। तो इस पर फोकस किया गया, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। 7वीं में क्या था, भोजन कार्य उत्पादकता। भारतीय अर्थव्यवस्था राज कृष्ण की हिंदू विकास दर की अवधारणा को पार करना मुख्य। अब देखो ये नेशनल इनकम में मैंने पॉइंट इंक्लूड भी किया है। तो राज कृष्ण ने हिंदू विकास दर की अवधारणा दी थी। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? देखो 4th 5वीं 6ठी तो हो गया इंदिरा गांधी, फिर इसके बाद 7वीं में राजीव गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई थी, आपको पता होगा। कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना, जवाहर रोजगार योजना। देखो जितनी भी योजना थी मोस्ट प्रोबेबली वो किस में थी, 6ठी में थी। आपको 5 में याद होगा 20 सूत्री कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन, ये 2 याद होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उस गरीबी उन्मूलन को ख़त्म करने के लिए 6ठी में कुछ रोजगार योजनाएं लाई गई थी, जिसमें हो जाएगा अपना भूमिहीन और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इस तरीके से कार्यक्रम लाए गए। फिर इधर जवाहर रोजगार और लाया गया, क्योंकि यहाँ पर कृषि के उत्पादन को बढ़ाना वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना। अब कुछ इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बाकी जो आप इसको स्किप कर सकते हो। सेबी की स्थापना 1988 में, ये ईयर फिर भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। सेबी की स्थापना कब हुई, तो 1988। 1986 में कापाल्ट स्पीड पोस्ट का डाक विभाग द्वारा प्रारंभ। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। वास्तविक प्राप्त दर 6% है। 7 में कितना है, 6%। यहाँ पर देखो एक पॉइंट, पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं का एक केंद्रीय मार्गदर्शक। हाँ, हमने देखा है तो आत्मनिर्भरता देखो 3rd में भी था, 4th में भी था, 5th में भी था, मतलब लगभग ये सभी में भी था। ये किस में था, सभी में था। एक आपको याद होगा वास्तविकता नहीं सॉरी स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, ये चौथी में था, क्योंकि हमने युद्ध किया था तो हमें स्थिर होना था उस समय। तो आत्मनिर्भरता पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं का एक केंद्र बिंदु था, देखा जाए तो केंद्रीय और मार्गदर्शक सिद्धांत था। यहां से देखते हैं कुछ पॉइंट। 7 हो चुकी है, 7 पंचवर्षीय योजनाएं। 5वीं को बीच में ड्रॉप किया गया, फिर 6ठी 7वीं के बाद भी कुछ नौटंकी हुआ है। देखो फिर से योजना अवकाश आया है 1990 में। देखो एक 66 से लेकर 69 आया था योजना अवकाश, फिर 78 से 80 तक रोलिंग प्लान, और अब ये नया नौटंकी आया है 90 से 92। ये भी योजना अवकाश है एक तरीके से। ये 90 में शुरू नहीं किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना। उसका रीज़न देखो, सबसे बड़ा रीज़न मेरा मानना है केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता, सरकार बदल रही थी और गंभीर आर्थिक संकट। आपको पता है 1991 में आर्थिक नीति लागू की गई थी, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। योजना अवकाश देख लेते हैं 1990 से 1992। 2 वार्षिक योजनाएं। 31 मार्च 1990 को 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर सरकारों के जल्दी बदलने से 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी। पहली वर्ष के लिए, दूसरी वर्ष के लिए ये जो है योजना अवकाश लाया गया। इसका कारण आर्थिक अस्थिरता थी। आर्थिक अस्थिरता देख लेते हैं 1991 में। गंभीर भुगतान संतुलन वही है, बिगड़ गया। जो हमारा बजट संतुलन था उसमें विदेशी मुद्रा भंडार की भी कमी हो चुकी थी, तो अवमूल्यन करना था। अवमूल्यन करने से क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा, और निर्यात बढ़ने से दूसरा स्ट्रॉन्ग मनी हमारे साथ आएगा, हमारे पास आएगा। और कर्ज भी था, जिसके कारण देश पर भारी कर्ज भी था। इससे ये देखो, इससे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हम डिटेल में अलग से देखेंगे, इसको समझने का अभी टाइम नहीं है। इस संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, जो कौन थे, प्रधानमंत्री थे जस्ट बिफोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति। एक बार प्रधानमंत्रियों को याद कर लेते हैं। पहली 3 हो जाएगा नेहरू, दूसरी 3 हो जाएगा इंदिरा गांधी, मतलब 6ठी तक, और 7वीं में राजीव गांधी, और अब आएगा PV नरसिम्हा राव, ये 8वीं में आएगा। नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन नीतियाँ को लागू किया गया। मतलब कुछ संरचनात्मक, मतलब कुछ चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ से संरचनात्मक समायोजन नीतियों का लागू किया गया। अभी हम नीति देखेंगे LPG, कुछ रचना करना, मतलब इन नीतियों को ही लोकप्रिय रूप से उदारी, निजी, वैश्वीकरण, ये क्या होता है, फिर से ये इसका पॉइंट नहीं है। 8वीं देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इन नए बाजार उन्मुख सुधारों, मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स के साथ शुरू होने वाली पहली योजना थी।
इसलिए इस योजना का पूरा खाका उद्देश्य निर्देशात्मक, नियोजन और मानव विकास पर जोर था। तो पूछा गया है, एक तो संरचनात्मक ढंग से विकास करना था, नीतियाँ लागू करना था जो था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसी के साथ जो है हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो इसका उद्देश्य भी क्या था, एक निर्देशात्मक, नियोजन और मानव विकास पर जोर। अब देखो, अब इसमें मानव विकास पर जोर कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर वैश्वीकरण, निजीकरण और मतलब जो जिसका क्या था, आप कह सकते हो एक तरीके से व्यापार में छूट दी गई, इसमें लाइसेंस की समाप्ति की गई। तो एक तरीके से मानव विकास हो रहा है ना इधर। इन संरचनात्मक समायोजन नीतियों पर आधारित था। नई आर्थिक नीति एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। इस नीति को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, एक तरीके से हमारे जो बैंक, जो हमारा भंडार है मुद्रा, उसमें विदेशियों का भी क्या होता है, भंडार होता है। मुद्रा भंडार के खतरनाक स्तर तक गिरने, मतलब वो कम हो गया 3 सप्ताह के आयात से भी कम। मतलब वो आयात नहीं कर सकता था हमारा देश, इसलिए हमें भी तो आयात करना पड़ता है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आयात नहीं कर सकता था। अब उस बाहर से रुपए मंगाने के लिए तो पहले हमें निर्यात करना होगा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए फिर से आ गया। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता। देखो, राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार आई, ये आर्थिक राजनीतिक अनिश्चितता थी, लेकिन कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। अब देखते हैं 8वीं के दौरान कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। 9वीं और 10वीं के दौरान कौन आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। और 12वीं के दौरान आएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखते हैं, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित व्यापार एवं भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पीवी नरसिम्हा राव। आपको याद होना चाहिए, पीवी नरसिम्हा राव किसमें थे, वो आर्थिक नीति में भी थे, राजकोषीय और उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। आर्थिक सुधारों के साथ उदारीकरण को मुख्य रूप से 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना 1992 में की गई। तो गरीबी रेखा से जो नीचे है उसकी जनगणना 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बना। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, देखो रोजगार योजना फिर से आ चुकी है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोजगार योजना किस में थी, आपको ये याद होना चाहिए किस में थी। देखो, 7वीं में तो थी जवाहर रोजगार योजना, तो 5वीं में जो था वो गरीबी का उन्मूलन था। और गरीबी का उन्मूलन खत्म करने के लिए रोजगार चाहिए, तो ग्रामीण भूमिहीन था और ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। और फिर 5वीं के बाद ये 6वीं में बता दिया मैंने। और 7वीं में एक जवाहर रोजगार आया था। और ये 8वीं में भी एक रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। देखो, आप जितना याद करोगे, इनको रिवाइज करोगे, मुझे भी याद नहीं होता था पहले, अब आपके साथ थोड़ा बहुत रिवीजन भी हुआ है, जिसकी वजह से शायद थोड़ा मुझे भी याद रह गया। नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा बहुत बस एक देख लेना है क्या क्या है। चलो, इनको नहीं देख पाओ, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट को तो देख सकते हो, पॉइंट जो आते ही रहते हैं। तो उद्योगों के आधुनिकीकरण, आपको पता है आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, संरचनात्मक पॉलिसियों को अपनाया गया। तो एक तरीके से आधुनिक बन रहे हैं ना हम। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मतलब वैश्विक स्तर पर हम जुड़ रहे हैं, मतलब एक तरीके से आधुनिक हो रहे हैं।
1993 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये फिर से आ गया। ये जो रिपीट है इनको मैं हटाऊंगा। रोजगार योजना की शुरू की गई। कृषि एवं औद्योगिक विकास दर में वृद्धि, विदेशी निवेश में वृद्धि, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ। लक्षित थी 5.6, प्राप्त किया था 6.8। 7 में 6% था प्राप्ति दर और इसमें 6.8 है। 9वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। देखो 9वीं से कोई पॉइंट नहीं आया हुआ है, बस एक इसका विकास दर पूछा गया था 5.4%। फिर भी देख लेते हैं। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित इस योजना का उद्देश्य 7 मूलभूत सेवाओं, स्वच्छ जल, शिक्षा, भोजन आदि में वृद्धि करना था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत, सामाजिक समानता न्याय की स्थापना। तो ये जो है सामाजिक समानता और न्याय शायद ये आया हुआ है, तो इसको देख लेना है कि स्थापना के साथ वृद्धि करना, महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए प्रयास, वास्तविक विकास दर 5.4%। मैंने ये लिख लिया शायद 9वीं और 10वीं के दौरान कौन था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने यहाँ 10th में स्पेशल मेंशन भी कर दिया है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था। 2002 से 2007 इसका टेन्योर है इस योजना का। इस योजना का लक्ष्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए, देखो 10वीं रिलेटेड थी किससे, क्षेत्रीय दृष्टिकोण, रीजनल अप्रोच मतलब कि एक फिक्स, एक पूरा देश को नहीं मैनेज कर रहा है, एक रीजनल को मैनेज कर रहा है। 8वीं में तो क्या था, पूरा एक संरचना, एक देश को ग्लोबलाइजेशन करना था। 9वीं में एक समानता का बात किया, समानता और न्याय, और 10वीं में एक रीजनल अप्रोच पर। और पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद आपको पता होना चाहिए आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था। और फिर 10th में क्या था, 10th में रीजनल अप्रोच पर फोकस किया गया, क्षेत्रीय दृष्टिकोण। गांवों में पेयजल की सुविधा, जैसे ये एक रीजनल है। गरीबी उन्मूलन, 2007 तक गरीबी दर को 5% तक कम करना था। अगर आपसे पूछे गरीबी उन्मूलन का नारा स्पेशल किस में गया था, वो 5th में था, इम्पोर्टेंट, और 20 सूत्री कार्यक्रम। और फिर से उससे रिलेटेड रोजगार योजना है, जो ग्रामीण भूमिहीन और ग्रामीण रोजगार योजना। और राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना शुरू की थी 7वीं में। अब देखते हैं आगे, साक्षरता और मजदूरी में लिंगानुपात अंतर को कम करना। अब यहाँ पर देखो साक्षरता पर फोकस किया गया है, साक्षरता और गरीबी दोनों पर। तो काम के बदले अनाज एक और कार्यक्रम है। तो 10वीं में भी देखो कितने पॉइंट पूछे गए हैं भाई, आप कैसे स्किप कर सकते हो इसको। गरीबी दर को 5% कम करना, साक्षरता को 65% से 75 करना, 65 से 70। तो इसमें एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया था, एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दिया गया। गरीबी को 5%। अगर आप देखो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, इसमें भी इतना % कम करना, इसमें भी इतना % बढ़ाना, मतलब ऐसा कुछ आ जाए, गरीबी को इतना % बढ़ाना, साक्षरता को इतना %, गरीबी को घटाना, 65% से 75% साक्षरता को बढ़ाना, कुछ डाटा से रिलेटेड आ जाए, वो किस में आ जाएगा, वो 10वीं में आ जाएगा। और 10वीं रीजनल अप्रोच पर आधारित है।
काम के बदले अनाज कार्यक्रम रोजगार आश्वासन योजना के हिस्से के रूप में 2001 में शुरू की गई। अब ये कुछ 3 पॉइंट है। वास्तविक बचत और निवेश में लक्ष्यों से अधिक वृद्धि, वनों और वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाना, सभी प्रदूषित नदियों की सफाई, समृद्धि लक्ष्यों के काफ़ी निकट सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। हाँ, आप मैंने ये जो याद किया था, आप ये एजुकेशन को आप किससे रिलेट कर सकते हो? 10वीं से, क्योंकि 10वीं हमारा एक सबसे बेसिक है, तो एजुकेशन आप इसको रिलेट कर सकते हो। मैंने पहले याद किया था इस ट्रिक से, मैं भी भूल गया था थोड़ा, लेकिन आपको नहीं भूलना है। 10वीं से 10वीं क्लास में बेसिक क्या होता है? एजुकेशन होता है, स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। तो इसका वास्तविक लक्षित वृद्धि दर देखो, हमको लालच आ गया था कि हम 10वीं में अच्छा परसेंटेज बनाएंगे, तो 80% बनाना है, लेकिन हमेशा कम रह जाता है। जितना हम सोचते हैं 10वीं में, वो 7.6% ही रह गया। 11वीं देखते हैं। 11वीं में ये फिर से 2 पॉइंट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। 12वीं में कौन था? 12वीं में अगर मनमोहन सिंह थे किसमें? 11वीं में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, दोनों के दौरान कौन थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे, क्योंकि मुझे याद था 12वीं के दौरान तो मनमोहन सिंह थे। ये 11वीं शायद मैंने रॉन्ग तो नहीं लिख दिया, तो दोनों सेम है। 11वीं और 12वीं के दौरान कौन थे? और 9-10 के दौरान आपको अटल बिहारी वाजपेयी याद होना चाहिए, और 8वीं में PV नरसिम्हा राव, और 7वीं में जो आ जाएगा राजीव गांधी। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वैश्विक वित्तीय संकट भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया। विपणन सहायता और सेवाओं का उद्देश्य हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों का। अब देखो, जब वैश्विक संकट हावी हो गया तो सबसे बेसिक पॉइंट, जो सबसे बेसिक लेवल पर जो काम है उस पर ध्यान दिया गया। उद्देश्य हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों का समर्थन करना था। साक्षरता में लिंग अंतराल को 10% तक कम करना। GDP वृद्धि दर को 8 से 10% करना। ये याद होना चाहिए आपको, तीव्र और समावेशी। तीव्र, और अगर इसमें सतत में ऐड कर दूँ, सतत, तीव्र, सतत, समावेशी, तो वो आ जाएगा 12वीं में। ये पूछा गया है कई बार। GDP में वृद्धि करना 10% तक। शिशु और मातृ मृत्यु दर को घटाना। कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% तक प्रतिवर्ष बढ़ाना। लक्षित दर थी 9.10 और वास्तविक प्राप्त दर 7.9%। 12वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना से इतना आया नहीं है, बस यही पूछा गया है। तेज, अधिक समावेशी, धारणीय विकास, और योजना का लक्ष्य 8.2% था। औसत विकास दर हासिल करना था, साथ ही 10% तक कम करना, गरीबी को 10% तक कम करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य। तो ये आपका हो गया है यहाँ तक पंचवर्षीय योजना। तो जितना मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन है वो मैंने सारे शामिल किए हैं। तो ये इससे रिलेटेड थोड़ा अलग पॉइंट है, तो ये मैंने अभी कवर नहीं किया है। जो मैंने पंचवर्षीय योजना में जितने सवाल मैंने मिले हैं, मैंने सारे कवर किए हैं। अगर कोई नहीं है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको फिर से शामिल कर लूँगा, या फिर कोई एग्ज़ाम होगा तो मैं उसको तो शामिल करूँगा ही। आपको कोई कमी लगे नोट्स में तो आप कमेंट में बताएं।